विवाह संबंध से होता है। ऐसे ही ना परिवार बनता है। नातेदार कैसे बनता है? तो या तो रक्त संबंध से बनता है या विवाह संबंध से बनता है। किनशिप थ्योरी। तो हम लोग नातेदार पढ़ रहे हैं, जो तीसरा रूप है, पहला परिवार, दूसरा विवाह और तीसरा नातेदार। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, प्रयोग में लाते हैं, वो है रिश्तेदार। समाज शास्त्र में रिश्तेदार शब्द का कोई मतलब नहीं, लेकिन समाज में उसका मतलब है। रिश्तेदार को समाज शास्त्र में नातेदार यानी किनशिप बोला जाता है। ये बात समझ लीजिए। अच्छा, जब नातेदार को परिभाषित करना होगा तो समाज शास्त्र में एक बड़ा कॉमन चीज है कि समाज शास्त्र के किसी भी संस्था को परिभाषित करना उतना ही मुश्किल होता है, यानी उसको परिभाषित नहीं कर पाते हम लोग। तो विभिन्न विचारक अपने अनुसार उसकी परिभाषा करते हैं, रचते हैं, है ना। ठीक, तो हम लोग नातेदारी व्यवस्था को समझेंगे। हम लोग ने पढ़ा था कि विवाह क्यों किया जाता है, तो यौन इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है, ये पढ़े थे हम लोग। दूसरा, वैध संतानोत्पत्ति के लिए किया जाता है। तीसरा, उनका भरण पोषण करने के लिए किया जाता है, ये पढ़े थे। तो नातेदारी व्यवस्था को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। वहीं पर रखा हुआ है सीट पर, हिंतिस वहीं पर देख लीजिए, हम रखे थे वो एक सेट वहीं पर। कहता है नातेदारी समाज के महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। तीन ही आधार है समाज का, परिवार, विवाह, नातेदार। तो एक तीसरा आधार यही है। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी को। तो विवाह किसको जन्म देता है? परिवार को और नातेदारी दोनों समूहों को कौन जन्म देता है? विवाह। तो इसी से निकलता है दोनों। अभी हमने बोला विवाह रक्त संबंधी हो सकता है, सॉरी परिवार रक्त संबंधी हो सकता है या विवाह संबंधी हो सकता है। उसी तरह नातेदार भी रक्त संबंधी हो सकता है या विवाह संबंधी हो सकता है। ठीक है, चलिए। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि बंधुता व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारों और उत्तरदायित्व का अध्ययन करने पर बल दिया गया है और बंधुता को सामाजिक संरचना के अंग के रूप में देखा गया है। बंधुता मतलब भाईचारा। तो अगर समाज को व्यवस्थित रखना है तो बंधुत्व की भावना रखना होगा, ऐसा रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं। वहीं मेयर फोर्टेस ने बंधुता के अध्ययन के संदर्भ में कहा है, यानी ये बता रहा है कि पहले समाज बनेगा तभी तो आगे नातेदारी व्यवस्था बनेगा, क्योंकि नातेदारी व्यवस्था के कोर में क्या होता है? बंधुता होता है, भाईचारा होता है कि आपसे हम अच्छे से जुड़े हुए हैं तभी ये संबंध आगे बढ़ता है। ठीक, तो बंधुता को परिभाषित करते हुए मेयर फोर्टेस कहते हैं कि व्यक्तियों और समूह के बीच पारस्परिक संबंधों पर बल दिया देता है, उसी को क्या कहते हैं? बंधुता। सही बात है, पारस्परिक संबंध अच्छे होंगे तो बंधुता कायम होगा, नहीं तो नहीं होगा, हम लोग साथ साथ नहीं रह पाएंगे। मॉर्गन नातेदारी को संपूर्ण सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत मानते हैं। वहीं लेवी स्ट्रॉस कहते हैं विवाह द्वारा बंधुता समूहों से में सदस्य भर्ती किए जाते हैं। तो एक और चीज, यहाँ दो टर्मिनोलॉजी, एक बंधुता है, एक नातेदारी है। बंधुता क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि नातेदारी भावना को समझ सके। आप जब इस पर आगे देखते हैं, नातेदारी को समझने का प्रयास करेंगे आगे जाके, तो आपको नातेदार दो रूपों में दिखा देंगे, एक रक्त संबंधी और एक विवाह संबंधी। अच्छा, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी ये दोनों बंधुता रूपी तत्व के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर बंधुत्व की भावना ना हो, भाईचारे की भावना ना हो, तो यह संबंध आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, रक्त संबंधी कौन कौन होते हैं? तो पिता पुत्र, इसमें माता को भी जोड़ दिया गया, इसी में बहन को भी जोड़ दिया जाएगा, तो ये रक्त संबंधी कहलाते हैं। पति पत्नी क्या कहलाते हैं? विवाह संबंधी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें? एक और क्वेश्चन आता है, अभी सुन लीजिए। जो हम लोग गोद लेते हैं बच्चा, वो किसमें आता है? हाँ, दत्तक जो पुत्र है उसमें किसमें आता है? रक्त संबंधी होता है या फिर विवाह संबंधी? रक्त संबंधी होता है। जो हम लोग गोद लेते हैं या जो दत्तक पुत्र जिसको कहते हैं वो रक्त संबंधी होता है। ठीक है, ठीक। कहते हैं परिवार दो प्रकार की नातेदारी से मिलकर बने होते हैं, पहला है विवाह संबंधी नातेदारी और दूसरा रक्त संबंधी नातेदारी। पढ़ चुके हम लोग। कहते हैं इस प्रकार परिवार द्विपक्षीय नातेदारी समूह है, जबकि स्वयं नातेदारी एक पक्षीय समूह होता है। अर्थात परिवार में वैवाहिक व रक्त संबंधी दोनों पक्ष सम्मिलित होते हैं, जबकि नातेदारी व्यवस्था में या तो वैवाहिक होगा या रक्त संबंधी होगा। अच्छा, एक परिवार का निर्माण करते हैं तो परिवार में कैसा कैसा ग्रुप बनेगा? परिवार में हो सकता है रक्त संबंधी भी हो और परिवार में हो सकता है विवाह संबंधी। भाभी, भाई के पत्नी को भाभी कहते हैं, ये भी एक संबंध है। लेकिन नातेदार क्या है? नातेदार
मुख्यतः एक पक्षीय होता है, ये द्विपक्षीय है, लेकिन नातेदार या तो इससे जुड़ा रहेगा या तो इससे जुड़ा रहेगा, लेकिन वो जुड़ा रहेगा विवाह पद से। जैसे मेरे दादा के घर वाले और मेरे दादी के घर वाले, एक रेखीय हुआ, ये एक रेखीय हुआ, परिवार तो द्विरेखीय हो गया। लेकिन जो नातेदार समूह है एक रेखीय ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि हम या तो मेरे पापा के घर वाले या मेरे पापा के ससुराल वाले, ऐसे ही कहते हैं नातेदार, नातेदार ऐसे ही बनते हैं। तो यही बात यहां पर बोला जाए कि नातेदारी क्या होता है, एक पक्षीय होता है। आगे बढ़े। नातेदारी व्यवस्था में या तो वैवाहिक होता है या रक्त संबंधी होता है। चलिए पढ़ लिए। चार्ल्स बिनी के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वो संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। हाँ, मेरे दादा थे, वो यहीं किसी भी ऑफिस में जाते थे ना, वो बैठते थे, और टीचर थे चूंकि, तो पूरे बिहार में भ्रमण किए हुए थे, वो तो पहले पोस्टिंग इधर उधर होते रहते, तो कोई भी ऑफिसर को यहाँ से उठाते थे, यहाँ घुमाते घुमाते अपन चेला बना लेते थे। चेला मतलब अपना शिष्य। कैसे? वो रिलेशन जोड़ते थे, वो रिलेशन जोड़ते चले जाते थे, उसका बेटवा के उसका बेटवा के उसका बेटवा के, तुम भाई लगा तो उसका बाप ही मेरा शिष्य है, तो तुम तो मेरा शिष्य हुआ ही। ये कनेक्शन है। पहले गुरु को अभी भी महत्व दिया जाता है, लेकिन पहले कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जाता। अब तो जिस तरह की व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, उस तरह की व्यवस्था में पैसा ही सब कुछ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही बात कर रहा है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जिसको समाज स्वीकृति देता है कि हाँ ये तुम्हारा वंश है। देखिए सबसे बड़ा चीज है कि विवाह को स्वीकृति मिलता है। किसका स्वीकृति मिलता है? परिवार द्वारा और समाज द्वारा। तो जब विवाह को स्वीकृति मिला तो सिर्फ स्त्री को नहीं स्वीकार किया जाता या पुरुष को स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि उनके सारे संबंधों यानी नातेदार को स्वीकार किया जाता है। तभी वो आते हैं, तब उनका सेवा सत्कार करते हैं, हम इनके भाई, हम इनके बहन हुए, ये हुए, वो हुए, सारा चीज इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसलिए एक आयोजन भी रखा जाता है, एक आयोजन भी रखा जाता है जो शादी के बाद होता है। देखे ना, जहां सारे नातेदार आते हैं और आपसे मिलते हैं, गिफ्ट देते हैं, बातचीत करते हैं, ये संबंधों का विस्तार ही तो है, और ये तो नातेदार होते हैं। ठीक है, चलिए। तो यही बात बोलते हैं कि सगोत्रता यानी नातेदारी कि मेरी परिभाषा उन संबंधों से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित किए जाते हैं, यानी वंश के आधार पर। मेरे दादा का वंश, मेरे दादी का वंश, बात वही है, घुमा फिरा के सारे बात वही बोला जा रहा है। ठीक। रॉबिन फॉक्स के शब्दों में नातेदारी केवल मात्र स्वाजन अर्थात वास्तविक ख्यालात और तथा कल्पित समरक्त वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। अब ये बड़ा थोड़ा सा तेज अप हो गया। कहता है नातेदारी क्या है? तो मात्र स्वाजन, स्वाजन मतलब मेरे जन। तो मेरे जन कौन हो जाएगा? जो परिवार के अंदर शामिल होगा। अर्थात वास्तविक ख्यालात, वास्तविक ख्यालात मतलब जो हमारे जहन में बसता है, जो दिखता है, वास्तविकता तो यही है। तथा कल्पित समरक्त वाले यानी जो कल्पना से बनते हैं कि हम उनके बेटे के बेटे के बेटे हैं, इन दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो नातेदारी संबंध तो ऐसे ही है, सिंपल समझ लें। तो नातेदार क्या होते हैं? तो वास्तविक समूह भी होते हैं और काल्पनिक समूह भी होते हैं, और यह हमेशा एक न एक वंश से जुड़े होते हैं, चाहे मेरे माताजी से जुड़े हो, चाहे मेरे पिताजी से जुड़े हो। अच्छा, हो सकता है वो मेरे दादाजी से जुड़े हो, तब भी वो मेरे पापा की वंशावली में ही आएंगे। अब मेरे फुआ रिलेशन में फुआ का बेटा के बेटा के बेटा, इतना संबंध पहले चलता था। अब तो हमारे फुआ से ही संबंध चल जाए वही बहुत, क्योंकि टाइम नहीं है। पहले खूब टाइम हुआ करता, कोई काम ही कहाँ था। आप किसी शादी में 5 दिन पहले जाते हैं? आप नहीं जाते, एक ही दिन होता है। नहीं, शादी ज्यादा दिन 3 दिन का शादी होता है, मतलब एक तिलक हुआ, फिर एक दिन ड्रॉप हुआ, 2 दिन फिर गया विवाह। पहले होता था 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, भाई मंगल में एकदम पूरा नाच गान चल रहा है गांव में। आ जाते, बहुत दिन के बाद मिलते भी थे नातेदार, तो आपस में बैठ के गपशप रखा भी होता था, और पूरा खानदान का हिस्ट्री तो वहीं पर टटोल के फिर निकलते थे, क्योंकि मिलना बहुत देरी से होता था। अब हाँ, अच्छा नहीं, अब एक और कम्युनिकेशन का माध्यम आ गया। अब आपको जरूरी नहीं कि आप मिले, आप बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पर हैं, कुछ भी हैं, देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं नातेदारी संबंध के उपागम, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ किनशिप। बात घुमा फिरा के एक ही आएगा, लौट फट के सब एक ही बात आएगा। क्या कह रहा है कि उपागम 2 तरह का है, वंशानुक्रम उपागम और विवाह संबंधी उपागम। अप्रोच, देखने का तरीका,
कि हम नातेदारी को कैसे देखते हैं। तो अभी हम बात किए कि या तो वंश के आधार पर देखेंगे, नहीं तो विवाह के आधार पर देखेंगे। कहेंगे मम्मी वो कौन है, तो कहेंगे बेटा मामा है। तो ये क्या है, कौन सा संबंध हुआ, कौन सा उपागम, विवाह संबंधी उपागम हुआ। विवाह से ना मामा बने, मामा तो विवाह संबंधी हुए। वंश में दादा आ गए, दादी आ गए, क्योंकि पिता से जुड़ा जाता है वंश। वंश को पिता से लिया जाता है। आपके फुआ तक आते हैं आपके वंश में, लेकिन फुआ का बेटा वंश में शामिल नहीं। तभी इस पर आगे देखेंगे। तो यही बात यहाँ अप्रोच कहा जा रहा है कि दो तरह से देखते हैं नातेदारी समूह को, एक तो वंश के आधार पर, दूसरा विवाह के आधार। ठीक है। कहते हैं वंशानुक्रम समूह निम्न दो स्वरूपों में दिखाई देता है। तो सही बात है, एक तो पितृवंशीय और एक तो मातृवंशीय। अगर आप नजरिया रखे हुए वंश के आधार पर हम देख रहे हैं तो हमारे लिए पापा का वंश हो जाएगा, हमारे लिए मम्मी जी का वंश हो जाएगा। अगर हमारा नजरिया सिर्फ वंश से देखने का है तो सिर्फ हम वंशावली के आधार पर देख रहे हैं। हम वंशावली निकलता भी था पहले, जब आपका ये बनता है, क्या बनता है, हाँ जन्म कुंडली, अभी मेरा मोबाइल वही था, अभी कॉल कौन उठाएगा। तो हम लोग ये देखे, हाँ तो फिर वंशावली के आधार पर बात कर लेते हैं। पितृवंशीय से वंश क्रम का निदान पुरुष के आधार पर किया जाता है, जिसका तात्पर्य है कि वंश पिता के पुत्र द्वारा चलता है। मातृवंशीय इसमें वंश क्रम निदान माता से पुत्री की परंपरा में होता है। भारत में जो पूर्वोत्तर में पढ़े भी थे, हम लोग पढ़े थे ना। हाँ हेलो, क्लास ले रहे हैं, पढ़े भी थे कि हमारे यहाँ तो पितृवंशीय है। उत्तर भारत में या भारत में मुख्य भूमि में पितृवंशीय व्यवस्था है, लेकिन जब जनजातियों में चले जाते हैं तो मातृवंशीय व्यवस्था है। वहां पितृत्वात्मक सत्ता है हमारे यहाँ, और उनके यहाँ मातृत्वात्मक सत्ता है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी पढ़े थे। तो दोनों तरह का वंशावली देखने का तरीका, हम देखेंगे तो पिता से देखेंगे, वो देखेंगे तो माता से देखेंगे। मामा हमेशा संरक्षक होता है, चाहे यहाँ देख लें चाहे यहाँ देख, मामा संरक्षक होता है। यद्यपि अब रिश्तों की मर्यादा तो बहुत लुप्त हो गया है। चलिए दोहरा वंशक्रम क्या है, अब ये अच्छा है बात समझने के लिए। दोहरा वंशक्रम किसको कहते हैं? तो दोहरा वंशक्रम मतलब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कहता है कि वंशक्रम दो नियमों को एक साथ प्रयोग में किया जाता है, तब ऐसे समाजों की वंशक्रम व्यवस्था को द्विवंशक्रम या दोहरा वंशक्रम कहते हैं। उदाहरणार्थ पितृवंशीय व्यवस्था, मातृवंशीय व्यवस्था, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को मिला के देख रहे हैं कि मेरे लिए जितना प्रिय दादा दादी होता है प्रिय नाना नानी। तो पहले जब लड़की पैदा लेती थी, पहली जो लड़की होती थी उसको भेज दिया जाता था किसके यहाँ, नाना नानी के यहाँ, लड़की को खास करके। ऐसे लड़का को भी भेजा जाता था, क्योंकि बोला जाता था कि पहला जो जन्म होता है ना उसको लालन पालन वही करें। खास करके बच्चियां पैदा होती तो उनको जानबूझ के भेज दिया जाता था। हमारा सामाजिक परंपरा ऐसा है। आप भी मानते हैं? नहीं, अब मुस्कुरा दिए। ऐसा में कोई कमेंट नहीं कर, समाज में सेंसिटिव लोग बहुत ज्यादा है। यही टॉपिक दूसरा रहता है तो जरूर बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। अभी भी लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन शहरों में ये अब जो अंतर है वो कम हो गया है। अब बच्चियों से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना बेटों से, क्योंकि उनको पता है। और हम रियलिटी बोलें तो हम एज ए सन हम ये मानते हैं कि मेरी बहनें नहीं होती तो मेरे माता पिता को उतना सेवा नहीं हो पाता। तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ, या मतलब भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे यहाँ बहन है, और ये जो मानते हैं उनके लिए सब अच्छा है। अब बचपन से हम ही को कूटा जाता है, उन्हीं को प्यार दिया जाता है। हम कभी देखे नहीं है कि भाई भी वो होता है ना कि इकलौता होता है तो उसको इज्जत ज्यादा देता है। तो मेरे मम्मी प्यार से इज्जत नहीं देते, मार के इज्जत देते, बिगड़ो नहीं। गांव में बहुत प्यार मिलता है, जो प्यार मिलता है वो उसका बेटा देखे। इसलिए बोला जाता है गांव में कि इकलौता बेटा हमेशा बिगड़ता है। तो मम्मी इसको बहुत पहले से साथ के चलते थे। तो ये तरीका बदला है, क्योंकि वो सोच कहाँ के रखते थे, शहर के रखते थे, उनका अपना एक नजरिया था। लेकिन मेरे दादी खूब प्यार, अभी भी आप जाते हो घर पूरा, हाँ पोता पर पूरा प्यार रहता है, जैसा भी पोता रहे लेकिन प्यार चलेगा। ठीक। तो ये क्यों देखते हैं, क्योंकि मातृ और पितृवंशीय व्यवस्था अब शहरों में आकर मिल गया है, तो ये दोहरा वंशक्रम को फॉलो करने लगा। अब तो ये हो रहा है कि पिता के वंश को ना फॉलो करके हम लोग माता को नहीं, अपने पत्नी के वंश को फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। हाँ, अब माता पिता को तो गड्ढे में डाल ही दिए हैं। ये एक बात समझ, जितना पढ़ा लिखा बेटा उसका माँ बाप उतना ही बुढ़ापे में कष्ट झेलेगा। ऐसा नहीं है कि हर केस में ये होता है, लेकिन आजकल बहुत, जिसका IAS IPS था आज बूढ़ा हो गया है, उसका बेटा तो अपने अमेरिका यूरोप में रह रहा है, वो देखने नहीं आएगा, वो देखने नहीं आएगा। पैसा का कमी आपके पास है नहीं, लेकिन वो सुख सुविधा
नहीं मिल पाएगा, वही काम आएगा जो यह देश में है। और हमको तो लगता है पढ़े लिखे ज्यादा अनपढ़ जो रहते हैं, कम पढ़े लिखे लड़के बच्चे रहते हैं, वो ज्यादा समय सेवा करते हैं। हाँ, बिल्कुल आप करिएगा। आप करते हैं या करवाते हैं? करते हैं। होना चाहिए इनके जैसा ही क्लास में, ताकि थोड़ा मनोरंजन हम लोग भी करते रहे, ये भी करते रहे है ना। सोशोलॉजी है ना, इसलिए बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि कहानियों पर, जैसे इतिहास कहानी पर चलता है वैसे सोशोलॉजी भी कहानियों पर चलता है। खैर आगे बढ़ते हैं। उभय पक्षीय वंशक्रम कहता है, इस वंशक्रम में माता पिता दोनों की वंश परंपराओं को देखते हैं। यह वह है समूह है जो पिता की और माता की मिश्रित नातेदारी से बना हुआ है, और इस समूह की सदस्यता पितृ और मातृ परंपरा के दोनों से मिलता जुलता है। मतलब इसमें यह नहीं है कि हम पिता पक्ष को ही साथ लेकर चल रहे हैं या माता पक्ष को ही साथ लेकर चल रहे हैं, इसमें हम किसी भी पक्ष के साथ बढ़ सकते हैं, हमारा कोई इशू नहीं है। उभयलिंग मतलब न्यूट्रल वे में आगे बढ़, हमारे लिए दोनों उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोनों को साथ लेकर चल रहे थे, इसमें जरूरी नहीं हम जिस पक्ष के साथ करना चाहें चल सकते हैं, हमारे लिए दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है। ठीक है, समानांतर वंशक्रम क्या होता है, पैरेलल डिसेंट क्या होता है, तो यार बहुत दुर्लभ है जिसमें वंशक्रम का निर्धारण लिंग के आधार पर होता है। इस वंश की सदस्यता पुरुषों द्वारा पुत्रों को मिलता है और स्त्रियों द्वारा स्त्रियों को मिलता है। मतलब हमारा अक्ष हमारी बेटी में और पिता का अक्ष पुत्र में, ये समानांतर व्यवस्था। तो हम अपने वंश को अपने पुत्र से ही चलाएंगे, वो अपने पुत्र से ही चलाएगा, यहाँ माताएं अपने पुत्री से और उनके पुत्री से चलते रहेगा। तो ये हुआ समानांतर वंशानुक्रम, मतलब हम भी चल रहे हैं, मेरे साथ मेरा वंश भी चल रहा है। ठीक, अगला है वैकल्पिक वक्र वंशक्रम, ऑप्टिनल अल्टरनेट डिसेंट। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुष से उसकी पुत्रियों को और स्त्रियों से उसके पुत्रों को वंश समूह की सदस्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार का वंशक्रम व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलता है। फिर से समझिए क्या करा है, पुरुषों से उसकी पुत्रियों को, उसमें क्या था, पुरुष से पुत्र को, पैरेलल में पुरुष से पुत्र को, लेकिन इसमें क्या है, पुरुष से पुत्री को और माता से पुत्र को वंश समूह का निर्धारण होता है। तो ये गुप्त हो गया एक तरह से, तो ये वैकल्पिक वंशक्रम व्यवस्था कहलाता है। वक्र क्यों, क्योंकि ऐसे और ऐसे हो रहा है, तिरछा हो रहा है। ठीक है, इसमें अब कोई रिलेशन नहीं आता, बहुत पहले जनजातियों में चलता था, अब नहीं चलता है। मॉडर्न व्यवस्था में ऊपर ही दो तक या 3 तक सीमित हो जाता है, बाकी सब है जो चलता था। अगला है संदिग्ध वंशक्रम, कहता है जब वंशक्रम का निर्धारण स्त्री इल्ली नहीं है, स्त्री है, स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी एक पूर्वज के आधार पर हो, तब इसे संदिग्ध वंशक्रम कहते हैं। ये वही है जो ऊपर हम लोग देख रहे थे, लेकिन ये व्यवस्था जनजातियों में देखने को मिलता है, तो अब ये मिलता है ही नहीं, ये विलुप्त है। लेकिन तरीका वही है कि या तो स्त्री से या पुरुष से या दोनों में से किसी एक वंश पूर्वज के आधार पर जोड़ते हैं, जैसे हम बोलते थे ना गोत्र का निर्धारण, उस तरह से वंश का निर्धारण करते हैं ये लोग, या तो पिता पद से या स्त्री पद से किसी एक पूर्वज को उठाए, एक ऋषि मुनि को उठाए, उसके आधार पर अपने वंशावली को निर्धारित कर दिए। जैसे हम बोलते हैं कि हम वशिष्ठ वंश के हैं, तो उनसे आधार पर हम अपना रिलेशन दिखाते हैं। चलिए, तो नातेदारी के प्रकारों पर आ जाते हैं। तो फिर से वही बात रिपीट हो गई, और रक्त संबंधी दो ही प्रकार होता है नातेदारी के। आप देखिए ना, अपने आसपास देखिए, आपको दो ही तरह के दिखाई देंगे। चलिए, ये दोनों बताने के लिए बात नहीं है। कहते विवाह संबंधी नातेदारी पक्ष होते हैं, जैसे पति पत्नी, देवर भाभी, जीजा साली, सास दामाद, सास ससुर, ये सब क्या है, वैवाहिक पक्ष के हैं। जब तक विवाह नहीं होता तो कहाँ कोई साली बनती है, कहाँ कोई ससुर बनते हैं, कहाँ कोई सास बनते हैं। महिलाओं को जैसे जैसे एज ढलता है ना, उनको दिली इच्छा होता है कि सास बने। हाँ, उनको जवानी याद आने लगता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, तो वो इसलिए वो पुतोह बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, और आती है तो जाने देने का प्रयास उनका ज्यादा रहता है, क्योंकि महिला से अटैचमेंट ज्यादा नहीं रख सकती हैं। ये समान लिंगी हैं तो हाँ, पुरुष रह जा सकते हैं साथ, लेकिन महिलाएं, क्योंकि उनमें मत भिन्नता की स्थिति बहुत ज्यादा है, तो समाज में विभाजन या विखंडन का कारण भी महिलाएं बनती हैं। दोष नहीं लगा रहे हैं, इसके पीछे एक सार्थक कारण है। महिलाएं दूसरे घर से आती हैं और उनको एक ऐसे घर में एडजस्ट करना पड़ता है जो उनके एनवायरनमेंट से विपरीत होता है।
दूसरा एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाता है, वो उनको माता के रूप में देख ही नहीं पाती, और सासू माँ भी उनको पुत्री के रूप में नहीं देख पाते हैं। तो ये इससे क्या होगा, दबाव बनेगा किस पर, लड़के पर। माताजी भी बोलेंगे बेटे को और पत्नी भी बोलेंगे पति को, और यहीं से बेटा को लगता है इतना झंझट से अच्छा है कि अलगे हो जा, तो अलग विभाजन होता है। खैर इतने सीरियस होने की बात नहीं है, बस बोल रहे हैं। ज्यादातर घरों में विभाजन शादी के बाद ही होता है, पहले क्यों नहीं होता है, इस पर भी एक बार सोचिए। और कोई नहीं है जो एडजस्ट करने को तैयार है, कोई नहीं। अच्छा इसमें पर्सनल नहीं सोचिए कोई। चलिए नहीं बोलते हुए भी पर्सनल ले लेते हैं हम लोग। आते हैं आगे, कहते हैं इन्हें भी जानिए। हैविलैंड ने नातेदारी के 3 प्रकार बतलाए हैं, कौन कौन है, विवाह संबंधी, रक्त संबंधी और विस्तृत, जो फैलते चला जाता है। नातेदारी प्रतिमान पैटर्न कैसा होता है, तो क्रच एवं क्रचफील्ड ने नातेदारी के 3 प्रतिमानों की बात की है। फिर से उद्दग्र नातेदारी, अब ये देखिए ये याद आ जाएगा आपको, गतिशीलता पढ़े होंगे, पढ़े हैं। उद्दग्र नातेदारी, समानांतर नातेदारी और असमानांतर, मतलब ऐसे क्रॉस। अच्छा उद्दग्र नातेदारी कैसे आ जाएगा, उद्दग्र नातेदारी कैसे आ जाएगा, परिवार में फुआ को विशिष्ट स्थान प्राप्त है, ये पता है नहीं पता है, उद्दग्र नातेदारी। समानांतर नातेदारी तो अभी बताया है, पता ही, और असमानांतर क्रॉस, उसका उससे और उसका उससे। ठीक, अब नातेदार और नातेदारी ये तो पता ही है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नातेदार कौन होगा, नातेदारी किसको कहेंगे, क्या है दोनों में अंतर, किन और किनशिप में क्या अंतर है। नातेदार दिखता है, नातेदारी अदृश्य रहता है। हम बोले कि आपके यहाँ कोई आया तो उसको नातेदार बोलेंगे। नातेदार मूर्त होता है, नातेदारी अमूर्त। इसका मतलब क्या है जरा बताइए हमको। उनको बता, उनके दिमाग यूज करने दीजिए। एक उदाहरण दिए, एक और, जैसे देखिए हम उद्दग्र नातेदारी में जैसे एक परिवार में जाते हैं तो अपने पापा जी को ऊपर रखते हैं, मतलब मुखिया होते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल। वो तो आप जिसको ऊपर सर्वोच्च रखते हैं वो उद्दग्र नातेदारी में आ जाएंगे। हाँ अभी बताए थे कि मूर्त होता है, मूर्त होता है, पढ़ तो लिए, बताइए कैसे। अच्छा हाँ चलिए इतना ठीक, समझ में आ गया, यही समझना। अमूर्त अमूर्त समझ चुके हैं पहले। हाँ देखिए सही बात। चलिए, नातेदारी परिस्थिति सूचक है, यानी आपके स्टेटस सिंबल को बताता है, और नातेदार भूमिका है। हम गए आपके यहाँ तो हम भूमिका का निर्वाह करें, तो हर बेटवा आइलो है, तो हर भाईवा आइलो है, तो हर पोतिया आइलो है, ये क्या शब्द जो यूज कर रहे हो, क्या है, भूमिका, रोल स्टेटस। तो नातेदार रोल स्टेटस होता है, और नातेदारी क्या है, परिस्थिति है, और स्टेटस है आपका समाज में। बात समझ में आया। हम बताए थे भूमिका का निर्वहन करते हैं और परिस्थिति का निर्वहन करते हैं, पढ़ाए थे ना, भूमिका और परिस्थिति। जो हम कर रहे हैं वो क्या है, भूमिका है। आप बेटा हैं, ये क्या है, भूमिका है। लेकिन आप डॉक्टर हैं, ये आपका क्या, स्टेटस, स्टेटस सिंबल। हाँ नहीं ऐसा नहीं, खुद से जमींदार है तो स्टेटस, जमींदार तो मनसा में काम करते। हाँ 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 बहुत अच्छे, लेकिन उनको याद है क्लास, यही ना, ठीक। समझ में आ गया, आगे बढ़े। ऑनलाइन में कोई दिक्कत, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हाँ ठीक है। कोई एडमिट कार्ड निकाले हैं, निकाले हैं आप। थिंकर को एकदम लेके बैठ जाइए पेज पर, अभी देने वाले हैं, दिन भर उसको पढ़िए, वही एगो, बाकी जो क्लास में चल रहा था वो चल ही रहा था। देखिए अब आप सोचिए कि अब ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाए, नहीं, शुरू से ही हम बोले थे कि थिंकर को याद करते चलना है। अभी भी 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। क्यों याद नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा कि याद है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, जैसे ही आपका हिट करेगा दिमाग। आप ज्यादा पढ़ाए नहीं पढ़ाए, आप छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आपको पढ़ा देंगे शॉर्ट टर्म में। आप क्या पढ़ा देंगे, आप जितना पढ़े उतना पहले पढ़ लीजिए। पर्यावरण समाज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, वो जीएस वाला पार्ट है। आपका जो मेन सेक्शन अब बचा हुआ है, जो हम कहें तो वो है सोशल, ये है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, एक क्लास उसका लेंगे।
पूछ सकता है। तो देखिए सब अब कितना पढ़िएगा। अब ये बात है, हम बताए थे ना आपको 60 से 65 नंबर, 60 से आप सब नहीं पढ़ सकते हैं, ये विश्वास करिए। जितना पढ़े उतना ही नहीं पढ़ पाइएगा जी, उतना भी तो नहीं हो पाएगा। सही बात है। आप ज्यादा के चक्कर में जो है वो ही नहीं पढ़ पाइएगा। तो एक काम करिए, उसको छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़, जो जिंदगी में नहीं छूट सकता है उसको जबरदस्ती सही लेकर चलना पड़ेगा। ये तो शुरू दिन से ना बता रहे हैं, अभी आके हमसे शिकायत कर रही है। शुरू दिन से बोल रहे थे थिंकर 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 को एकदम लेके चलना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको शुरू से बोले थे 5 बार पढ़, बार बार पढ़िएगा तो थिंकर याद रहेगा। ये कहें कि उसका पूरा याद ना रहे भाव, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो याद रहेगा। अभी आपको बोले थे कि यूथ कंपटीशन वाला क्वेश्चन टैकल करते जाइए यूनिट के साथ, करते अगर करते जाएगा तो अभी आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन धीरे धीरे अभी हाँ सर उतना क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है? पढ़ लिए तो पढ़ने से सब कुछ काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अभी तो एग्जाम ले रहे हैं सबका, एक आए कि सर हम बहुत पढ़े हुए हैं, हम यहाँ ये कोचिंग बड़ा बड़ा कोचिंग का नाम लिए, कह लिख के दिखा दीजिए। लिखने के लिए बैठे, लिखा ही नहीं। पढ़ने से एक लेवल कंप्लीट करते हैं आप, आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पढ़िए, याद कीजिए, यानी रिवीजन कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किए ही नहीं अभी तक। कॉन्फिडेंस किससे आता है? प्रैक्टिस से आता है। पढ़ाई से तो लेवल कंप्लीट होता है, आप पढ़ रहे हो ध्यान में आ गया, अच्छा ऐसे होता है इसलिए ऐसे होता है, चलो ठीक है कनेक्ट हो गया। सबसे IAS का भी क्वेश्चन पूछा गया, उससे भी है जो 2008 के पहले लिया जाता था। ये तो लेना जरूरी है ना, ये रिवीजन है। इतना समझ, देखिए वो कितना समझदार है, इधर उनसे सीखिए। हाँ जो यूनिट है वो पढ़ लिए, ठीक ठीक ठीक, यूनिट है, कम से कम कोशिश तो करो। और एक बात और समझते हैं, एक बात और समझिए, आप दुनिया भर का चीज नहीं पढ़ सकते, आप जो पढ़ना है वही पढ़ सकते हैं। हाँ ये बात अंतिम समय में बहुत जरूरी है, नया तो बिल्कुल ना पढ़ें, जो पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यही बोल रहा है कि जो नातेदारी होता है वो नातेदार होता है, वो एक रेखीय भी होता है और वो समवाही क्या समवर्ती भी होता है। अब एक रेखीय क्या है? सीधा मिला लिए, एक रेखीय मतलब सीधा मिला लिए नातेदार। तो कहता है कि व्यक्ति के माता पिता दादा दादी परदादा परदादी उनकी संतानें पोता पोतियां, ये एक रेखीय हुआ, मतलब अपने दादा के खानदान को पीछे लेते चले जा रहे हैं, ये एक रेखीय हुआ। उसी तरह कहता है ऐसे सभी स्वजन जो केंद्र व्यक्ति या जातक कि एक रेखीय संबंधी ना होकर उनके वंश के आधार पर जुड़े होते हैं, इसको समानांतर या समवर्ती या समवाहिक नातेदार कहते हैं। मतलब हमारे दादा के भाई, हमारे पापा के भाई, ये क्या हुआ? समानांतर रिलेशन भी हुआ। चाचा चचेरे भाई, भाई भतीजा ताऊ, उसकी संतान मामा, मामा के संतान, ये सब क्या हुए? सहवर्ती समानांतर या समवाहिक हुए। इसी को इंग्लिश में बोला जाए कोलैटरल kin। बात समझिए, एक रेखीय मतलब एक ही वंश को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और सहवर्ती मतलब दो अपने वंशों को देखकर उनके वंश के आधार पर देख रहे हैं। जैसे दादा के भी अपना वंश है और उनमें चाचा है, चाचा के अलावा चाची चाची पुत्र भी है, पुत्री भी है, इस तरह हम लोग देख रहे हैं। तो ये सहवर्ती हुआ, मतलब उनसे जुड़ा हुआ। कैटेगरी ऑफ श्रेणी। अब ये देखिए प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह और तृतीयक समूह। प्राथमिक समूह में तो 8 ही आता है, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। 101 कामन को होता है तृतीयक में, हाँ 101 को नहीं, 33 को। प्राथमिक समूह में कैसे? जो अपना संबंध होता है, जो परिवार के अंदर का संबंध है, पति पत्नी, पिता पुत्री, माँ पुत्री, भाई बहन, बहन बहन, ये 8 को संबंध है, वो प्राथमिक समूह का है। द्वितीयक समूह में 33 प्रकार के समूहों की बात कहें हैं। जैसे पिता के पिता दादा हुए, दादी के दादी हुए, चाचा हुए, मामा हुए, जो इस समूह से जुड़ा हुआ हो। जैसे प्राथमिक समूह 8 हो गया ना, 8 प्राथमिक समूह हो गया, और इससे जो जुड़ गया ये बन गया द्वितीयक समूह। लेकिन इसके आधार पर फिर यहां जुड़ा, फिर यहां जुड़ा, फिर ऐसे जुड़ा होने लगा, वो तृतीयक समूह का निर्माण करता है। जो बोलते हैं ना हमारे चाचा के बेटा के पोता के बेटी है, अभी क्या हो गया? तृतीयक समूह में चला गया। लेकिन जो प्राथमिक समूह के बगल वाला समूह होता है वो द्वितीयक समूह कहलाता है।
तो क्वेश्चन ये नहीं आता है समानता, ये आता है कितने प्रकार के हैं, तो ये 8 प्रकार के, ये 33 प्रकार के और ये 151 प्रकार के। ठीक है, मतलब विचारक तो सब डाला हुआ है ना, पिछले वाला कार्ल मार्क्स पढ़ाए थे पीछे, कार्ल मार्क्स ना, मार्क्स तो इधर पढ़ाए हैं, कार्ल मार्क्स और वेबर और दुर्खाइम, 3 गो तक हो सकता है। सब पढ़ाने लगेंगे तो फिर 10 दिन लगेगा, शुरू में पढ़ाए थे, मार्क्स पढ़ाए थे, वो तो आधा घंटा का काम है, तो ठीक है अगला क्लास आइएगा तो शुरुआत उसी से मार्क्स खत्म होगा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए एक चीज बताते हैं, नातेदारी को चलाने के लिए ना कई सारे संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं छोटुआ के पापा बोलते हैं, हम कभी भी पति को नाम से नहीं बुलाते हैं। तो आजकल नया नया नाम आया है उसको छोड़ देते हैं, वो भी संबोधन है, वो भी संबोधन है, वो भी ऐसा नहीं है कि आप नाम ले रहे हैं उनका, उनका संबोधन है, वो मॉडर्न है, मॉडर्न वर्ड है, लेकिन हम लोग भी इसमें शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। तो यही बोला जाता है नातेदारी सूचक शब्दों के अध्ययन अति प्राचीन है। लुइस हेनरी मॉर्गन पहला विद्वान था, इंपॉर्टेंट, जिसने नातेदारी शब्दावलियों को व्यवस्थित अध्ययन किया, और मॉर्गन ने न्यूयॉर्क के इराकियुस जनजाति के जीवन पर आधारित अध्ययन बताया और इस तरह का शब्दावलियों के प्रयोग को देखा। भारत में भी ये शब्दावलियों पर कई रिसर्च हो चुके हैं। तो हम लोग कई सारे शब्दावली, जैसे हम लोग कहते हैं भाभी के साथ जो देवर का संबंध होता है वो कैसा होता है, परिहास वाला होता है, तो परिहास भी एक तरह का शब्दावली है। खैर, तो कहते हैं कि उन्होंने अध्ययन करके नातेदारी शब्दों के अध्ययन करके मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा, एक होता है वर्गात्मक और एक होता है वर्णात्मक। तो वर्गात्मक क्या है, क्लासिफिकेटोरी टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत एक शाखीय या भिन्न शाखीय कई व्यक्तियों प्राय विवाह मूलक संबंधियों को एक ही संबंध सूचक के साथ निरूपित कर दिया जाता है। जैसे कई सारे लोग भाभी बोलते हैं, कई सारे लोग अंकल बोलते हैं, एक ही शब्द है, कई सारे शब्दों में अंकल का प्रयोग होता है। तो ये हो गया वर्ग में बांट दिए कि अंकल हो गए, तो ये अंकल है, हम आज तक सब कुछ अंकले बोलते आ रहे हैं गांव के, जबकि वो रिलेशन में भैया लगते हैं क्योंकि घुमा फिरा के वहां चलता है। कोई आपके पिताजी के हैं, वो पिताजी लगेंगे क्योंकि रिलेशन उस तरह का बन जाता है, चाचा मतलब पिता ही बोला जाता है। तो ये बात बोला जा रहा है, जैसे अंकल शब्द कॉमन शब्द है, मौसा, चाचा, फूफा, सबके लिए अंकल। तो ये वर्गात्मक, एक वर्ग में हम रख दिए सारा अंकल हो गया, एक वर्ग में रख दिए सारे मौसी हो गए। हाँ किया जाता है, माँ, चाची, मौसी आदि के लिए आजा शब्द का प्रयोग होता है। ये सब तो मिट गया। असम के जनजातियों में आजा शब्द का प्रयोग इन सब के संदर्भ में किया जाता है। जैसे आंटी का प्रयोग करते हैं, तो आंटी का प्रयोग तो हम लोग भी करते हैं, अंकल आंटी तो कॉमन है, तो ये वर्गात्मक हो गया। हाँ सब कहते हैं, रेडक्लिफ फ्रॉम ब्रून अपनी पुस्तक में अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज में वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली के 3 सिद्धांतों की बात करते हैं। कहते हैं सहोदर एकता सिद्धांत, वंशीय एकता सिद्धांत, साधारण एकता सिद्धांत। खैर इसे पूछता नहीं है कुछ, क्वेश्चन वहीं तक आता है। ठीक, अगला है विशिष्टात्मक संबंध सूचक। विशिष्ट टर्म में हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे बोले ना पति के संदर्भ में, पत्नी के संबंध में, या किसी रिलेशन को डिफाइन करने के संदर्भ में। कहते हैं विशिष्ट मतलब होता है यथार्थ, संबंध सूचक होते हैं और केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनके संदर्भ में संबोधित करते हुए बात की जाती है। जैसे हम कहते हैं पिताजी, पिताजी क्या है, विशिष्ट अर्थ। माताजी एक विशिष्ट अर्थ है जो समाज में पिता के संबंध में जाना जाता है। पुत्र, पत्नी, माँ आदि अनेक ऐसे ही विशिष्ट शब्द हैं जिसका प्रयोग सिर्फ हम ही करते हैं उनके लिए, कोई दूसरा कोई उनके लिए नहीं करता है। तो विशिष्ट मतलब हम जानते हैं स्पेसिफिक किसको कहते हैं, जो एकदम हमारे लिए हो। आप गूढ़ में जाके उसको देखेंगे तो वो मेरा ही कोई ना कोई तरह का रिलेशन है और वो अपना रिलेशन है। तो अपना रिलेशन में पिता, पुत्र, पुत्री ये सब आता है, वो आता है विशिष्ट संबंध सूचक में। ये सामान्य संबंध सूचक एक तरह से हो गया, वर्गात्मक हो गया, वो सामान्य संबंध सूचक हो गया, किसी के संदर्भ में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को अपना पुत्र नहीं कर सकते हैं, किसी को अपना पुत्री नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बहन नहीं कर सकते हैं, तो ये विशिष्ट सूचक हो गया। तो ऐसे ही सारे बातें हैं। हाँ ये आते हैं। अब है कि हम लोग जब घर में रहते हैं तो कई सारे रिस्ट्रिक्शन का भी प्रयोग घर में होता है। जैसे जेठ आ गया तो आपको अलग तरह से क्रिया करना है, देवर आ गया तो आपको अलग तरह से क्रिया करना है। क्रिया मतलब व्यवहार, व्यवहार। तो इसी में एक शब्द है परिहार या विमुखता, जिसको इंग्लिश में अवॉइडेंस बोला जाता है। अभी मैंने जो बोला वो अवॉइडेंस के संदर्भ में था, मतलब हम उनको चाहते हैं कि उनसे दूरी बना के रखें।
लेकिन चूंकि पहले टीवी उवी तो था नहीं, मोबाइल वोबाइल तो था नहीं कि समय काट लिया जाए, तो औरत तो घर में जाके बैठी नहीं रहेगी, छुपी नहीं रहेगी, उसको भी इंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो किससे करेगी? तो छोटे भाई से कर सकती है, छोटों से कर सकती है। तो उसके लिए परिहास शब्द का प्रयोग हुआ। जिनसे नहीं कर सकती है उनके लिए परिहार शब्द का प्रयोग हुआ। ये क्या है? नातेदारी संबंधों में ही है। कुछ समझ में आ रहा है? बहू है, हाँ बहू सासू से नहीं कर सकती है, हाँ। वो अपने बड़का भाई को नहीं बहुत अच्छा, बहुत देखो कितना अच्छा समझते हैं। कर सकती है। हाँ वो नहीं कर ठीक है। कहता है लंका की बेटरा जनजाति में भाई बहन के बीच परिहार पाया जाता है, वो एक छत के नीचे नहीं हो सकते, नहीं रह सकते हैं। लंका तो श्रीलंका। हाँ श्रीलंका। तो ये एक विशिष्ट समुदाय है जिसका अपना मान्यता है, अपना मान्यता है।